सभी को नोट्स और सिलेबस मिल गया। यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं तुमसे कहता जा रहा हूँ, जितना कहता जा रहा हूँ बस उसको खत्म कर दो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस जितना कोर्स कवर हो रहा है वो सारा काम हमारा है कि हम आपके लिए क्या डिज़ाइन करते हैं। आपका काम उस डिज़ाइन में अपनी मेहनत के रंग भर दो, बस इतना ही करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है शेड्यूल को फॉलो करना। शेड्यूल को फॉलो करना, शेड्यूल फॉलो करो। गुरुकुल में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है शेड्यूल। तो हम अभी बात करते हैं एनसीईआरटीज़ को लेकर, और उससे भी ज़्यादा मैं थोड़ा एडवांस जा रहा हूँ। इसलिए एडवांस जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो। आप लोग की मेहनत मैं देख रहा हूँ, और जिस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग हम चाहते हैं कि हमारा जो सेगमेंट है, कॉन्सेप्ट हमारा एनसीईआरटी आंदोलन का, वो पूरा हो जाए। मैंने इसीलिए सेगमेंट को नाम दिया एनसीईआरटी आंदोलन। एनसीईआरटी आंदोलन, आंदोलन का मतलब क्या होता है? जहां पे पूरी एनर्जी हम लगा देते हैं। आंदोलन किसे कहते हैं? मूवमेंट हो गया, पूरी एनर्जी लगा देना। तो पूरी एनर्जी का जो मतलब होता है वो हॉलिस्टिक वे में लेके चलना। यानी जो हम पढ़ रहे हैं उस पर हमारे क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, हमारे पास थॉट प्रोसेस क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है स्मार्ट नोट्स बनाना। स्टूडेंट जो है, जैसे बहुत सी एकेडमीज ऐसी होती हैं जहां पर स्मार्ट नोट्स बनाते समय हमें जो है कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि लाइन वाइज लिखने का। मुझे अभी याद है, मैंने सुबह की क्लास में भी एक बच्चे को डांटा, तो बहुत दिन से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। तो उसने कहा कि, मैंने पूछा कॉपी कहाँ है, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही प्रिसाइजली हर चीज़ को लिखा रहा हूँ, और सब कुछ मैं फ्लो चार्ट के थ्रू, मेरा LWMI मेथड है पढ़ाने का, और आज भी आप नोट्स में देखोगे। तो उसने कहा कि सर हमने रफ कॉपी की है, फेयर करना बाकी है। मैंने कहा आईएएस के स्टूडेंट को इतनी टाइम मिलता है कि वो रफ और फेयर का गेम खेल सके? इतना टाइम होता है? कभी नहीं हो सकता। आपको जो सबसे बड़ा दुश्मन है, एक बात ध्यान रखना, एक नया, आज मैं आपको फिजिक्स समझाता हूं। कहो तो एक फॉर्मूला बताऊं फिजिक्स का, ठीक है? सुबह मैंने RFR में वो फार्मूला बताया है। एक बार आप लोगों को फिर से मैं वो फार्मूला जो है वो दोहरा देता हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस फार्मूले के बारे में हम बात करते हैं। यूपीएससी फार्मूला जरा लिखो तो, बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। यूपीएससी का फार्मूला, ठीक है? हालांकि ये मत कहना ये सत्यापित कैसे होता है। एक फार्मूला बताता हूं। टाइम और प्रेशर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। हालांकि एक तरह से कहा जाए तो फिजिक्स का भी बहुत सही है, वहां टेम्परेचर हो जाता है। टाइम, राइट, समय, और दबाव में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। बता है कि नहीं है? जैसे जैसे आपका समय कम होता जाएगा, एग्जाम पास आता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। यानी ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। और अभी क्या होता है शुरुआती दौर में, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा मैजिक है। शुरुआती दौर में क्या होता है? जी ले जिंदगी, वो जो ना सिमरन हो जाते सारे के सारे, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो बड़ा लग्जरी सा फीलिंग होती है। अरे क्या यार, 2025 में एग्जाम देना, 26 में देना है। कोई कह रहा है सर 27 में देना है। अभी क्या, अभी तो अंगड़ाई भी नहीं छूटी है ना? तो उनको लगता है एबेंडेंट टाइम है, चारों तरफ हरी हरी घास है। लेकिन ये सडनली ये बिहेवियर चेंज होता है, क्योंकि टाइम एक ऐसी यूनिट है जो कभी वापस नहीं आती है। ये इकलौती ऐसी यूनिट है जो कभी भी इसको दोबारा तुम फेच नहीं कर सकते। तुम पूरी दुनिया की दौलत रख दो और कह दो मुझे मेरा समय वापस कर दो, कोई नहीं कर सकता। तो टाइम को खर्च करने का जो सिद्धांत होता है वो बड़ा रेशनल होता है। टाइम कभी ज्यादा या कम खर्च नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम में आपकी यूनिट इन्वॉल्व है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ते समय कई बार बहुत कैजुअल हो जाते हो। अरे ठीक है, लेक्चर लिख लेंगे। आज सुबह कई लोगों को मार पड़ने की नौबत आ गई थी। आज लिटरली मार देता मैं उन्हें। आज इतने गुस्से में था, दरवाजा लात वात मार के खोला मैंने दरवाजा। इतना गुस्सा मुझे आ गया था, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं अपने स्टूडेंट के लिए। मैं चाहता हूं कि बहुत ढंग से चीजों को पढ़ें, तो उसी तरह से पढ़ाई होनी चाहिए। तो टाइम के साथ क्या है? टाइम बहुत रेशनल वे में खर्च होता है। टाइम में आप कम ज्यादा नहीं कर सकते कि आज थोड़ा सा कम टाइम खर्च करें, कल थोड़ा ज्यादा कर देंगे। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल 24 घंटे आपके पास हैं, वो क्या है? फिक्स यूनिट है। और उसमें काम किसको करना है? आपकी बॉडी और आपके माइंड को। अब आप ये सोचो कि मैं 2-3 दिन बिना सोए, बिना दिमाग डिस्ट्रैक्ट किए, मैं 72 घंटे लगातार पढ़ूंगा। 72 घंटे लगातार पढ़ूंगा। तीसरे दिन कहां होगे तुम जानते हो अच्छी तरीके से। मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तुम ऐसे करके लेटे होगे, हाँ क्या चढ़ रही है? ड्रिप चढ़ रही है सर। ऐसी ऐसी फीलिंग आएगी। फिर अगले 6 दिन तुम्हारी बॉडी तुम्हें सुलाएगी कि बेटा आराम, डॉक्टर ने कहा बॉडी खराब कंडीशन है, इसको बेड रेस्ट की जरूरत है। तो टाइम ने फिर लपेट दिया तुम्हें, जहां से वहीं पे लाके रख दिया। सो टाइम को
मैनेज करना हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम बहुत रेशनल वे में चलता है, बहुत रेशनल वे में चलता है, ये बड़ा ध्यान से। यानी आज जो हम कर रहे हैं वो ही हमें लगातार करते रहना। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस रेस में खरगोश नहीं, कछुआ आज भी जीतता है। यूपीएससी में कछुआ ही जीतता है। खरगोश तो आते हैं, फिर पता चला 2-3 महीने बाद हम खोज रहे थे, अरे ये सीट कहाँ गई, वो पता चला बीमार है, घर चले गए, मम्मी की याद आ रही थी। ये खरगोश होते हैं, ये आते हैं सबसे पहले पूछते हैं कि सर हमारा कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, हम फर्स्ट सेशन में आईएएस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम भी हाँ ठीक है, लगता है कि बहुत जोशीला बच्चा है, अच्छा करेगा। फिर क्या होता है, पहले आगे बैठते हैं, फिर थोड़ा सा और पीछे बैठते हैं, फिर कभी कभी बैठते हैं, फिर कई बार हम तो उनको जाके देखते हैं, वो मेरा जोशीला बच्चा कहाँ, खरगोश कहाँ है मेरा। तो पता चला लाइब्रेरी में मैं जोश से पहुंचा, अरे वो जोशीले हम जोशीले, चलो मिलकर जोश को बढ़ाते हैं। आज वो नहीं है, क्यों, जोश की बैटरी डाउन हो रही थोड़ा थोड़ा। फिर पता चला वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। तो इस पूरी लड़ाई में वही जीता जो, ठीक है मुझे 5 घंटे पढ़ना, 6 घंटे पढ़ना, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना। इसी क्लास में 2 बच्चे मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, उनकी काउंसलिंग, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग मैंने की थी, और वो जब आए थे तो शाहरुख खान की तरह थे, पूरा एकदम बाहें फैलाए यूपीएससी का इंतजार कर रहे थे। आज वो इस क्लास में भी नहीं बैठे हैं, नहीं है वो इस क्लास में, मेरी आंखें ढूंढ ढूंढ के थक गई उनको। अब वो कभी कभी आते हैं, और वो लाइब्रेरी में भी नहीं पाए जाते हैं, उनको अब हर चीज से समस्या हो चुकी है, ठीक है। तो ये होता है टाइम का गेम। तो टाइम और प्रेशर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल है। तो टाइम जैसे जैसे कम होता जाएगा, प्रेशर तुम्हारा बढ़ता बढ़ता। अब इसको हैंडल कैसे करना है, इसको प्रेशर कुकर इफेक्ट से हैंडल करना है। तो प्रेशर कुकर क्या काम करता है, जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे सीटी निकालता रहता है, होता है कि नहीं। जैसे ही ज्यादा प्रेशर हुआ सीटी बाहर, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो करना है वो डेली करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली पढ़ना है, स्मार्ट नोट्स बनाने डेली बनाने। आप लोग के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर पाते हो। कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा, जानते हो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी क्या है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। वी ह्यूमन हैव अ वेरी बैड नेचर, वी आर जजमेंटल। हम जजमेंटल लोग होते हैं, हम बहुत जल्दी दूसरे को और खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारी पहली आदत क्या होती है, कोई गया, अरे बहुत बातूनी थी, ऐसे बात करते ना, अरे बहुत बातूनी था, कितना बोलता है, कैसा इरिटेटिंग, हम दूसरों के बारे में बात करते हैं। फिर धीरे धीरे जजमेंटल हम अपने साथ हो जाते हैं। हम जैसे मान लीजिए 4 दिन करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए, मैपिंग के नोट्स बनाए, अरे यार इससे थोड़े ना कुछ होगा, वो फलानी वाली कोचिंग में तो कह रहे थे हम नोट्स दे देंगे, आइए तो करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो क्या हो गया, आप जजमेंटल हो गए। आए मेरे पास, सर अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, सर एनसीईआरटी से प्रीलिम्स निकल जाएगा क्या। ये जो 36 तरह का मुंह बना के बोलते हो ना, ये बेसिकली जजमेंटल नेचर होता है। आप बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हो, और जजमेंटल होने का मतलब होता है फुल स्टॉप। क्योंकि आपका दिमाग क्या करेगा, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को डील करना शुरू कर देता है। तो कभी भी इस प्रोसेस में जजमेंटल मत होना, ठीक है, कभी जजमेंटल मत होना। किसी भी चीज की प्रक्रिया जो चल रही है, जैसे अभी आपने मैपिंग शुरू की है, इसको लेकर चलो, मेक दिस हैबिट, इसको आदत बनाओ। न्यूज़पेपर पढ़ना है, आए 2 दिन, सर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ आता ही नहीं है। अरे जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं है, पहली बार न्यूज़पेपर कवर हटाने से, मतलब किताब कॉपी का कवर, अलमारी का कवर छोड़कर पहली बार तुमने पढ़ना शुरू किया है, 4 दिन हुआ नहीं, और हो गया कि पता नहीं सर इसमें कैसे नोट्स तैयार करें, कैसे आंसर आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। 4 दिन हुआ नहीं, जजमेंटल हो गए। तो तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेसिकली जजमेंटल होने की प्रॉब्लम है। अब जो हम सिखा रहे हैं, सीखो। तुम लोगों को लगता है कोचिंग में पढ़ा जाता है, बस यही गलती तुमसे हो जाती है। कोचिंग में पढ़ा नहीं जाता है, कोचिंग में सीखा जाता है। ज्यादातर लोग खैर पढ़ाते ही हैं, लेकिन यहां मेरा जो प्रयास है वो सिखाने का है। सीखो, ठीक है, सीखो कि जो चीज हमें बताई जा रही है हमें उसको आना चाहिए। जैसे अब ये मैपिंग की हैबिट तुम्हारी टिल सिलेक्शन चलनी चाहिए, कि हर चीज को हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है, हमें सही तरीके से पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, हमें उसमें जजमेंटल नहीं होना, हमें इससे क्या मिल गया क्या नहीं मिल गया ये आपको डिफाइन नहीं करना है। मेरा काम है, मुझे हैबिट डालनी है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे ये चीज करनी, कोई भी नया वर्ड आ रहा है उसको मुझे डायरी में लिखना है तो लिखना है, ठीक है। आपको बस आदतें अपनी डेवलप करनी है, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो लोग रुक रुक के बार बार जजमेंटल होते हैं वही फंसते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज मेरे पास एक लेटर आया,
एक ने पूछा कि वो हमारा इतना टाइम हो गया है, सिलेबस कब खत्म होगा। ठीक है, आया मेरे पास एक क्वेश्चन, मैं इसका बड़ा देर से वेट कर रहा था क्योंकि हमने फीस मांग ली थी, तो हमें पता था इसके बदले यही लेटर आएगा। खैर आया, तो पता किया तो वो सबसे कम क्लास में है, उसकी अटेंडेंस बड़ी खराब चल रही है, और मजेदार बात है कि वो टेस्ट बिल्कुल नहीं देता। उसने अभी तक 100% टेस्ट में केवल 30% टेस्ट में वो अपीयर हुआ है। अब वो टेस्ट नहीं देता, क्लास नहीं आता, लेकिन उसको सिलेबस की कितनी चिंता पड़ी है, और सिलेबस खत्म करने के चक्कर में पड़ा है। यूपीएससी में तो सिलेबस हम आज तक नहीं पकड़ पाए कि है कहां, क्या चीज सिलेबस नहीं है ये पहले पता करो, तो ये खत्म कैसे होता है, तो उसका माइंडसेट क्या जरा ये देखो। तो ये क्या है, वो क्या खत्म करना चाहता है, वो एक रिचुअल खत्म करना नहीं होता है। कई बार जब आप यज्ञ हवन में बैठते हो, बड़ा धुआं लग रहा था, गर्मी बहुत होती है, तो पहले शुरुआत में स्वाहा स्वाहा, फिर उसके बाद ऐसे देखते हैं मुंह उठा के, पंडित जी कितना बचा है, लास्ट में क्या होता है, जैसे पंडित जी ने कहा अच्छा अंतिम आहुति पूर्ण, ठीक है, अब वो किस पर्पस के लिए यज्ञ किया, क्या हुआ, अरे अरे भैया पहले उठो, जाके पसीना पोछो, पानी पियो, ऐसी किया है ना, कई बार आप लोगों ने भी हाथ पर ऐसे मारे होंगे। तो उसके लिए जो सिलेबस खत्म होने का पर्पस है वो बिल्कुल उसी यज्ञ की तरह है। मिला क्या, क्लासेस में हमने सीखा क्या, हमारी आंसर राइटिंग कैसे हुई, न्यूज़पेपर कैसा हुआ, पर्सनालिटी कितनी डेवलप हुई, ये मतलब नहीं है अरे भैया यज्ञ जल्दी खत्म हो, हम निकले यहां से, घर जाके बोले हाँ भैया मैं आईएएस का सिलेबस पूरा कराए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, बड़े ध्यान से मैं ये चीज पढ़ाई करनी। तो चलो, तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला लिख लो इसको बड़ा बड़ा, कि टाइम और प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ड्राइव बाई महान वैज्ञानिक। थोड़ा हम भी लिख ले यार, अपने बारे में भी तो लिख ले, ठीक है, लिखो, सबका लिखो, चार्ल्स का लॉ है, सबका लॉ है, ओजांग लॉ, हम भी ये करते हैं, ओजांग लॉ। अरे हाँ यार ये सही है, मुझे बताना, इसको लिख के देना, अच्छा है ना, ओजांग लॉ, कि यूपीएससी में टाइम और प्रेशर रेसिप्रोकल होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमने एक नई शुरुआत की है कि हम हिस्ट्री को मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे। एक नया तरीका हमारा है कि ज्योग्राफी के साथ साथ मैपिंग में भी जाएंगे। आरएफआर आप लोगों ने किया, आज क्लास की थी, कितने लोगों ने मेरी क्लास की थी। आरएफआर अगर प्रीलिम्स में जाना है तो आरएफआर आपका गेटवे है, और अब तो हमने आरएफआरएम भी कर दिया। तो जैसे ये 4-5 बच्चे हैं, ये तो बड़ा जो है वो मेहनती हैं, बाकी लोग क्या करने आए हैं। हाँ, आरएफआरएम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा, मार्क्स किसके किसके इंप्रूव हुए, 20-30 मिनट्स में मार्क्स इंप्रूव हुए, और पहले दिन ही मेंस का क्वेश्चन मार दिया। आपने देखा सेम टॉपिक से मेंस का क्वेश्चन हो गया। ये होती है पावर अगर हम स्मार्ट तरीके से पढ़ें। सिलेक्शन स्मार्ट लोगों के लिए कठिन नहीं है, सिलेक्शन मुश्किल लोगों के लिए मुश्किल है। वो अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो तुमसे बड़ी बड़ी बातें करते, तुम्हें पता है, हाँ क्या, आईएएस में सबका सिलेक्शन नहीं होता, अच्छा किसका होता है। उनसे पूछो, भाई साहब बहुत साल लग जाते हैं, अच्छा भाई ठीक है, बहुत किताबें पढ़ती, मुंह ऐसे टेढ़ा करके बोलते बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और जबकि उन्होंने किसी भी किताब को ढंग से खोल के नहीं देखा होगा, लेकिन वो ज्ञान ऐसे ही देते हैं। जो मुश्किल लोग होते हैं उनके लिए यूपीएससी मुश्किल है, जो आसान लोग हैं, जो सिंपल मतलब जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहे हैं, बड़े आराम से उनका सिलेक्शन होता है। तो आरएफआर अभी तक किसी ने नहीं लिया तो उसके साथ वो जुड़ जाएं हर हालत में, क्लियर है, आरएफआर के साथ वो जुड़ जाएं, ये बड़ा जरूरी है। आज का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि कल हम लोगों ने बताया था कि जो प्राचीन भारत है उसमें मैं 14 टॉपिक सुपर टॉपिक्स ले रहा हूं जहां से यूपीएससी एग्जाम में टच करता है। कल हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए थे प्रीलिम्स के, मेंस के, पहली क्लास में 10 क्वेश्चन, और मेंस के क्वेश्चन लिखने को दिए थे, कितने कितने हो गए, किसने घर जाके ट्राई किया पॉइंटर्स। तो यार एक क्लास के हिसाब से 10 क्वेश्चन बहुत होता है। चलो आज हम और ऐसी तैसी करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी बेसिकली वही टॉपिक टच करता है जिसने भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया हो। टर्निंग पॉइंट, हर चीज हिस्ट्री की यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टर्निंग पॉइंट हमारा क्या था, सबसे पहली बात हम एक प्रागैतिहासिक इतिहास से निकले। 90% जो हमारी हिस्ट्री का टाइम है वो हमारा प्रागैतिहासिक है, वो हमारा प्राचीन है, वो हमारा पुरापाषाण है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक। वो हमारा पुराना है, हम जब पत्थर के औजार प्रयोग करते थे। उसके बाद हमने एक सभ्य मानव बनने की प्रक्रिया शुरू की, हमने एक
तरीके से आगे हम बढ़े, जहां पर हमने औजारों का प्रयोग करना सीखा। इसके थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमने एग्रीकल्चर सीखा। एग्रीकल्चर सीखते ही हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। तो हमारा जो पहला टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि घुमंतू, शिकार करने वाले और जानवरों के द्वारा छोड़े गए शिकार को पकड़ने वाले, इनसे निकलकर हम क्या हुआ, हम एक सामाजिक मानव यानी सोशल एनिमल में हम कन्वर्ट हुए। हमने एक जगह अपने आप को इकट्ठा किया। मेरी क्लास में हाथ बांध के बैठना अलाउ नहीं है, लिखते रहना अलाउ है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडीज। आप लोग जो कह रहे हैं उसको बोलते हैं पैसिव स्टडी। तो गुरुकुल में क्या होता है, लिखते, जो भी टीचर डिस्कशन कर रहा है उसको लिखना है। तो जो हमारा पहला सेगमेंट रहा, जब हमने प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सीखा कि यार ये बीज बोते हैं और बीज से कुछ निकलता है, उससे हमें क्या मिली, फूड सिक्योरिटी मिली। फूड सिक्योरिटी मिलते ही हमने क्या किया, हमारी सबसे बड़ी शुरुआती दौर में हम क्या थे, जानवर को क्या चाहिए होता है, खाना और पानी। तो इन्हीं दोनों की तलाश में हम भी घूमते रहते थे, आज यहां कल वहां कल वहां। तो जब हम घूमते रहेंगे तो हम कभी भी समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, सोसाइटी को फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, ना हम जो अपने मकान बना पाएंगे, ना हम समाज बना पाएंगे, ना इकोनॉमी डेवलप कर पाएंगे, हम बस खाने पानी की तलाश में। हमारा टर्निंग पॉइंट आता है जब हम एग्रीकल्चर की तरफ चले जाते हैं और हम फूड सिक्योरिटी को क्लियर करते हैं। तो फूड सिक्योरिटी होते ही हमारे समाज का निर्माण हो जाता है। हमें पता है कि रात में हमें खाना मिल जाएगा, तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है। हम फिर क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर रहना शुरू कर देते हैं और फिर हम सोसाइटी फॉर्मेशन करते हैं। अगला टर्निंग पॉइंट इंडियन हिस्ट्री में आता है जब हड़प्पा कालीन सभ्यता आती है। इस पूरे दौर में हम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा कल्चर जो अपने समय का बहुत एडवांस कल्चर था, एक ऐसा कल्चर जो भारत के लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, एक ऐसा कल्चर जो पूरी तरह से अर्बन कल्चर के जो है साइन शो करता है। अर्बन कल्चर यानी शहरी संस्कृति। तो क्या कहते हैं, शहर में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी। जब शहरों को देखते हो क्या होता है, हर आदमी नौकरी पे जाता है, हर आदमी काम करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर के बियॉन्ड बहुत ढेर सारा काम होता है। यानी हड़प्पा क्या था, शहरी कल्चर था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि शहरों में जैसे हम देखते हैं स्विमिंग पूल होता है, तो वहां भी हमारे यहाँ क्या था, स्विमिंग पूल था। पक्की नालियां होती हैं, हड़प्पा में क्या था, पक्की नालियां थी। चौड़ी सड़कें वहां पे थी। हर चीज प्लान्ड था। शहर का मतलब क्या हुआ, प्लानिंग के साथ बना होना है, ठीक है। तो वो चीज हमारे पास मौजूद थी। ये हमारा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये क्यों टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इतिहास में इस समय बहुत सी सभ्यताएं तो पनप भी नहीं रही थी। उन्हें तो पता ही नहीं था कि सिविलाइजेशन होता क्या है। और हमने एक अर्बन सिविलाइजेशन को जन्म दिया। यह भारत की खास बात थी। तो हड़प्पा हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारी हिस्ट्री का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम मैपिंग में चलते हैं और इसी चीज को मैप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए लिखिए, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कल्चर लिखेंगे। मैं हिंदी में भी जहां जहां जरूरत होगी मैं लिखाता जाऊंगा। कोशिश करेंगे हम सब कुछ किसके थ्रू समझेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे, ताकि हमें इसके विस्तार के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। और मैपिंग में हमारी एक जो है हिस्ट्री मैपिंग में भी जो मैंने एक शुरुआत की है वो हमारा अच्छे से चलना शुरू हो जाए। चलिए, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आप लोग, अभी तक का कोई क्वेश्चन आया हो? हाँ जी, क्या क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन इधर? चलिए शुरुआत करते हैं। तो हड़प्पा कल्चर की बात करें। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, क्या है ये? दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। लिखते जाओ मेरे साथ। इसके समकालीन कौन सी सभ्यता थी? जैसे इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता। लिख रहे हो आप लोग? नहीं है? ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पेज दे दो। इजिप्ट, मेसोपोटामिया और चाइना, चीन की सभ्यता। राइट? इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि अपने समय की बहुत ही एडवांस, एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी, और चाइना की सभ्यता। हड़प्पा नाम कैसे पड़ा? इसका नाम हड़प्पा पड़ा। हड़प्पा
एक जगह खोजी गई 1826 में। मैं हिस्ट्री में दोबारा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो इसको। मैं पढ़ा रहा हूं मैप के बेस पे, आपको विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। शुरुआत की मेरी क्लास होगी 6th सेंचुरी एडी, जहां से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री अपने टॉप पर थी। मैं वहां तक आपको पूरा विजुलाइज कराऊंगा ताकि आपको समझ में हड़प्पा कहां है, मोहनजोदाड़ो कहां है, सतकुंडा कहां है। तो ये चीजें आपके सामने होनी चाहिए। यही क्यों आई ये भी आज आपको कंफर्म होगा। तो 1826 में हड़प्पा इसका नाम तय किया गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। उजांग सर इसको कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, मेरे लिए इसमें साजिश है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से कहीं ज्यादा सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी साजिश थी हमारे खिलाफ। राइट, चलो तो हमें क्या करना है? हमें इसको मैप करते चलना है। अब अंग्रेजों ने लिखा इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इंडस वैली। इनका कहना था कि ये सिंधु घाटी में संकेंद्रित थी। गलत था ये। 75% इसका जो हिस्सा था वो सरस्वती नदी के किनारे था, जिसको इन्होंने क्या किया? पूरे हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट से गायब कर दिया। आगे जलवायु परिवर्तन के कारण यानी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो सरस्वती नदी थी वो विलुप्त हो गई, और हमने भी अंग्रेजों की पूंछ पकड़ ली और हमें लगा वो जो सही कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं भैया सही कह रहे होंगे। तो भारत की संस्कृति क्या हुई? यहां इन्होंने डाइल्यूट करनी शुरू कर दी। चलिए अब हम पहले समझते हैं कि ये बेसिकली क्षेत्र क्या है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 1947 से पहले ये पूरा पार्ट भारत का था। ठीक है, ये हमारा अखंड भारत का जो है सेगमेंट था, ये इसी के अंदर माना जाता है। अब जरा हम देखते हैं तो हिमालय रीजन से कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हिमालय हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों था। हिमालय क्या था? हिमालय बेसिकली ऊंचा होने की वजह से लगभग उसकी जो औसत ऊंचाई थी वो 6000 मीटर के आसपास थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? वहां ग्लेशियर्स, पानी फ्रोजन फॉर्म में, पानी फ्रोजन फॉर्म में पाया जाता है। फ्रोजन फॉर्म में वाटर को क्या बोलते हैं? यूपीएससी है बाबू, हैंडल विद केयर। हाँ ठीक है, बताओ बताओ। अरे 3 साल पहले का मेंस का क्वेश्चन है ये। इतने क्वेश्चन करा के भेजूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा सर पढ़ा क्या रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। लिखो, जब वाटर जो होता है वो फ्रोजन फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं, शाबाश, उसको बोलते हैं क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर। और याद करने की जरूरत नहीं है। क्रायो का मतलब होता है ठंडा जमा हुआ। मैं हर चीज का मतलब सिखाता जाऊंगा। स्फीयर का मतलब होता है मंडल या आयाम, जिसमें द्रव्य और ऊर्जा मैटर करते हैं, चलते हैं। सो जो फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर है उसको क्रायोस्फीयर कहते हैं। जैसे कल मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था ना कि तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। यूपीएससी वाले ग्लेशियर फ्लेशियर पे बात नहीं करते। यूपीएससी वाले ने कहा कि थर्ड लार्जेस्ट क्रायोस्फीयर एंड देयर इंपैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंजेस। अब कई बच्चे ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि ग्लेशियर जो होता है उसको साइंस में क्रायोस्फीयर कहते हैं। अब वो सोच रहे हैं यार, अच्छा उन्होंने पढ़ा है, उन्हें पता है ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, क्लाइमेटिक चेंजेस कैसे होंगे। लेकिन एक शब्द यूपीएससी खेल गया, बोला क्रायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा, एटमॉस्फियर पढ़ा, लिथोस्फीयर पढ़ा, ये कमबख्त चौथा कौन सा आ गया, पांचवा कौन सा आ गया क्रायोस्फीयर। बायोस्फीयर पढ़ा, भूगोल में तो मास्टर साहब बताए नहीं थे। और आता हुआ क्वेश्चन, अभी ग्लेशियर पिघलने का पता था, अभी यही क्वेश्चन में तुमसे पूछता क्रायोस्फीयर पिघल गया तो तुम बोले कौन सी चीज पिघल गई सर और इसका असर कहां जाएगा। एक शब्द ना पता होने की वजह से वो पूरे 10 मार्क्स गए मेंस के। और अब मैं तुमसे कहूं तो यही जो पानी जमा होता है यही क्या कहलाता है बेसिक साइंस में, इसको हम लोग क्रायोस्फीयर कहते हैं। यानी कोई जब लिक्विड फ्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट होता है दैट इज नोन एज क्रायो। और ये क्यों समझा रहा हूं, यही तो तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया कि क्रायोजेनिक इंजन है, उसमें फ्यूल किस फॉर्म में होगा। अब लो
कॉन्सेप्ट समझो, पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया जब भारत ने क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च किया था, तो एक भारत में हुआ था, ये आज जाके चेक कर सकते हो। तो क्रायोजेनिक इंजन, साइंस तो नहीं पढ़े हो ना, कॉन्सेप्ट तो आता है ना। क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन। जब पीएसएलवी के साथ हमने जीएसएलवी लॉन्च किया था, ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इसरो ने, तो क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किया था। ऑप्शन था इसमें फ्यूल किस फॉर्म में रहेगा? इसमें जो ईंधन होगा, जो भूम से जलता है ऊपर निकल जाता है, वो किस फॉर्म में होगा? आए, अभी तुम सोच रही कुछ नया इंजन बना रही हो क्या? आए है भैया पदार्थ की 3 ही 4 स्टेट हमें पता है, एक नई पता चल गई प्लाज्मा, इसके आगे मत निकल जाना, हम नहीं बता पाएंगे, वो जान क्लाव वहां काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ जी। इस वाले इंजन में कौन सा? सॉलिड फ्रोजन फॉर्म, इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं। और क्या होता है? जरूरी थोड़ा ना तुम हर चीज जानो तभी यूपीएससी निकालोगे, ये इस्तेमाल करना जरूरी है कि क्रायो शब्द का मतलब हुआ ठंडा जमा हुआ, तो क्रायोजेनिक इंजन नाम बड़ा उसका। तो क्रायोजेनिक इंजन में जो फ्यूल होगा बर्न करने के लिए, वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। यानी उसको इतना ठंडा कर देंगे, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो लिक्विड है वो किस में? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? स्पेस कम लेगा। स्पेस कम लेगा तो क्या होगा? उतने ही टैंक में ज्यादा फ्यूल रखोगे, जब ज्यादा फ्यूल होगा तो रॉकेट क्या हो जाएगा? दूर तक जाएगा। तभी तो उसको जीएसएलवी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन होते रहना चाहिए, है ना, कहीं भी चलें। तो ये हमारा सेगमेंट है। हो गया दोनों क्वेश्चन, ये मेंस का हो गया। अब कर लोगे? अब बर्फ पिघला दो और ये भी हो जाएगा प्रीलिम्स का, हो जाएगा। चलिए आ जाइए। तो यहां से नदियों के लिए क्षेत्र निकला। तो जो पंजाब का रीजन है, पंज आब, पंज मतलब 5, आब मतलब जो 5 दरिया का पानी, ठीक है, 5 दरिया का पानी। तो जब कल मैंने आपको बताया था, जब नदी नीचे उतरती है तो अपने साथ क्या लेकर आती है? सेडिमेंट्स लेकर आती है, सॉइल लेकर आती है। और उस सॉइल को क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। भारत में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? ये चौथा क्वेश्चन है प्रीलिम्स का आज का। एलुवियल सॉइल आया हुआ है, लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल, और ये क्या नाम है, एलुवियल सॉइल। इनका एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, जब ये नदियां उतरेंगी अपने साथ तो क्या बिछाएंगी? एलुवियल सॉइल। तो ये कौन सी होगी? फर्टाइल। कल बताया था, क्योंकि ये इसको जलोढ़ कहते हैं। ये हर साल नई होती रहती है, फिर पानी भरा बरसात में, फिर नई मिट्टी बिछा दी। तो ये क्या होता है? नेचुरली बहुत फर्टाइल होती है। और अभी मैंने क्या बताया, हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट था हिस्ट्री में, वो क्या था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए होती है? मिट्टी और पानी। तो यहां पर क्या मौजूद था? मिट्टी और पानी। आज भी भारत में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कहां है? पंजाब में। पंजाब में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस। आप ये सोचो कि वो शीत प्रदेश के रूप में माना जाता है। वहां की जो जलवायु है वो रबी क्रॉप्स के लिए, यानी गेहूं की फसल, सरसों की फसल। वो डीडीएलजे याद है तुझे? देखा तो ये जाना सनम, कौन सा खेत था वो? हाँ, ये देखो, मेमोरी हमेशा ऐसे बनती है, मेमोरी ऐसे ही बनती है। अरे उसके बाद कई लड़कों ने सरसों खेत में जाने की कोशिश की। ये तो अलग बात थी कि लट्ठ लट्ठ पीटे गए, उनको नहीं पता था कि यहां गाना गाने की सजा कितनी भयानक हो सकती है। ठीक है, चलिए, खैर कुल मिलाकर तो वो रबी फसल मानी जाती है, दिस इज नोन एज रबी क्रॉप्स। लेकिन तुम्हें पता है भारत में प्रति हेक्टेयर, ये क्वेश्चन आया हुआ, प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा चावल कहां पैदा होता है? राइस। अभी देखो, आज पानी रात में बरसा है ना, जाके देखो पंजाब के किसानों का क्या पूरा धान की कटाई हो रही है। अखबार में आया ना, फोटो देखी, वो पूरा पूरा पानी से भीग गया, पूरा का पूरा पानी से भीग गया उनका, सारी फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि ये क्या हुआ? फसल कटने का टाइम था। तो सोच के देखो, नेचर की वजह से ये क्षेत्र चावल के लिए नहीं है, लेकिन ड्यू टू द वाटर अवेलेबिलिटी, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी एंड द सॉइल, सबसे ज्यादा जो प्रति हेक्टेयर चावल की जो खेती होती है वो कहां होती है? पंजाब में। कौन सा क्वेश्चन नंबर था आज का? 5th। ठीक है, निपटा दिया। तो भैया हम थोड़ा भूगोल से निकलकर इतिहास में चलते हैं। अब ये नदियां नीचे की तरफ आ रही हैं।
पहाड़ों से जब नदी नीचे निकलती है तो कौन सा पहाड़? हिमालय। ये इसकी मम्मी ने इसको क्या खिलाया? बॉर्नवीटा। तो इसीलिए क्या है? यंग। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। ठीक है, तो हिमालय युवा पर्वत है। क्या है? और कैसा है? वलित है, फोल्डेड माउंटेन्स है। तो इसमें क्या होता है, जब यहां से नदियां ऊंचाई से नीचे की तरफ आती हैं तो उनके साथ कुछ खास होता है। ये समझने की कोशिश करो, इसको जानो। जब पर्वतों से, खासतौर पे हिमालय जैसे पर्वत से जब ये निकलती हैं तो क्या होता है, नदियां जब ऊंचाई से नीचे की तरफ आती हैं तो बहुत तीव्र होती हैं, ठीक है, बहुत फास्टर होती हैं, और वो क्या करती हैं? वी शेप वैली काटती हैं। तुम कभी पहाड़ पे अगर घूमने गए होगे तो नदियां चौड़ी नहीं पाओगे, वो नाले जैसी होती हैं, पहाड़ों के बीच से एकदम खटखटाते हुए बहती हैं। और क्या करती हैं? इसको हम लोग वी शेप वैली कहते हैं। क्वेश्चन है ये प्री का। अब ज्योग्राफी में घुसते जा रहे हैं, लेकिन अब जब हो रहा है तो होने दो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन होने चाहिए हमारे। ये सब तो हमें खाई, ये थोड़ा लिखा है कि हिस्ट्री पढ़ के आईएएस बनोगे। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन करने, तो जहां ज्ञान मिले बैठ लो वहीं पे। तो वी शेप वैली बनाती हैं, ठीक है, यानी वी आकार की घाटी। साथ ही साथ क्या करती हैं? एक क्वेश्चन और आया था, तो कल एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, सिद्ध करिए। एक क्वेश्चन और आया था कल, एक क्वेश्चन और भी मैंने कराया था कि हिमालय एक जलवायु विभाजक है, प्रूव करिए। हिमालय इज ए क्लाइमेटिक डिवाइडर। एक क्वेश्चन और आया, हिमालय तो परमानेंट मेंबर है, शादी फूफा की तरह है ज्योग्राफी में। तो एक और क्वेश्चन आया था कि हिमालय एक अच्छा जलवायु विभाजक है लेकिन अच्छा जल विभाजक नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा और टफ कर दिया। हिमालय इज अ गुड क्लाइमेटिक डिवाइडर बट नॉट अ गुड वाटर डिवाइडर। हिमालय इज अ गुड लिखो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेंस का क्वेश्चन है। यूपीएससी क्वेश्चन के थीम को बदलता रहता है। हिमालय इज अ गुड क्लाइमेटिक डिवाइडर बट नॉट अ गुड वाटर डिवाइडर। क्यों? तो और चाइनीज से उन्हें बड़ा चिड़ है, चाइनीज माल का बहिष्कार करती है नदियां, चाइनीज ऐसी तैसी। ऐसा होता है क्या? समझो, अब जरा इसको समझो भाई। ये नवीन वलित पर्वत है, इससे पहले से नदियां बह रही हैं। ये सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से पहले की हैं। ये इनको एंटीसेंट रिवर कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदियां। अब बताऊंगा, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। इस बार मेंस का जो पहला क्वेश्चन था उसको ये सब लिखना पड़ेगा तुम्हें। पूर्ववर्ती नदियां, एंटीसेंट्स रिवर, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। एंटीसेंट्स रिवर। अब हिमालय हमारे भाई साहब नवीन वलित पर्वत थे, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे टेथिस सागर में प्रेशर पड़ा तो उसके सेडिमेंट से ये निकलना शुरू हुए। ठीक है, ये सेडिमेंट निकल, जैसे क्या होता है, कोई घर में बालक है, वो ज्ञान देने को, तो पहले की नदियां एकदम तूफानी स्टाइल में चल रही हैं। हिमालय थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू, बोला आंटी उधर से निकल लो, आंटी काट के निकल गई। इंडस ने हिमालय को, हिमालय की बाउंड्री कहां है? कल मैंने बताया 2500 किलोमीटर है। तो हिमालय की नॉर्थ, जो उसकी नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री कहां है? सिंधु नदी ने काट दी है। सिंधु ने 3000 मीटर सीधे सीधे काट दिया हिमालय को। बोला आंटी रास्ता बदलो, बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी। वो हिमालय को काटती हुई निकल गई, हिमालय को काटती निकल गई। उसको बोलते हैं इंडस गॉर्ज। यहीं से हमारे हिमालय की सीमा मानी जाती है, इंडस गॉर्ज। हिमालय की जो सिंधु नदी का गॉर्ज, बहुत खड़ी खड़ी कटाई मार दी है। तो जल विभाजक वो होता है, जो नदी आ रही है, बोला नहीं जाने देंगे जाओ, तो उसको जल विभाजक यानी कि वाटर को बांट दिया। वाटर ने कहा अरे ये नया लड़का भी कल का आया है, भाव ही नहीं दे रही हिमालय को, नदियां भाव ही नहीं दे रही हैं। हिमालय बोल रहा है आई एम गोइंग टू बी महान हिमालय। बोला होगा, पहले से ही निपटा दिया। जैसे से वो बन रहा था वैसे से काट के निकल गए आंटी लोग। जो पूर्ववर्ती नदियां थी, हालत खराब कर दी हिमालय की। इसीलिए हिमालय एक जलवायु विभाजक तो है, वो उधर से आने वाली ठंडी हवाओं को नहीं आने देता, लेकिन हिमालय एक अच्छा जल विभाजक नहीं है। नदी ने कहा चल कल का छोकरा हमारा रास्ता रोकेगा, ठीक है, वो निकल गई उसको काट के।
वो बेचारा रह गया मुंह दिखाए हुए। तो क्या हुआ, ये जो नदियां यहां आती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है, ये नदियां भाई धीरे धीरे हिमालय ने क्या किया, बोला ठीक है आंटी आज मैं तोता बत्ता हूं लेकिन कल तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, और नाराज हो गया, उसको लग गई बात, ठीक है नहीं होता मैं बदला लूंगा आंटी, ठीक है। तो अब वो सिंधु नदी और तमाम नदियां बेचारे को काटने के चक्कर में पड़ी, काट के निकल गई। लेकिन एक दिन आया जब क्या हुआ, हिमालय अपनी मम्मी के पास गया, बोला मम्मी मेरी लंबाई बढ़नी चाहिए। मम्मी ने उसको दिया बॉर्नवीटा, खाया उसने और बड़ा हो गया, और ऐसा पर्वत की दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हो गया। अब जो आंटी लोग थी यानी नदियां, वो ऊंचाई पे पहुंच गई। ऐसा करने से उनकी गति बढ़ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उनकी स्पीड बढ़ गई। तो जब हिमालय, जब यहां से नदियां उतरती हैं तो उनकी कुछ खास बात होती है। एक तो वी शेप वैली काटती हैं, यानी गहराई से काटती हैं। दूसरा, ये रैपिड्स बनाती हैं। रैपिड्स वो नहीं होता जब आप ऋषिकेश जाते हो, छई छप्पा छई कर नदियां ऐसे उछलती कूदती चलती, इसको छिप्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिप्रिका, रैपिड्स। वो नहीं ऐसे पत्थरों के ऊपर ऐसे नदी कूदती हुई चलती है, तो राफ्टिंग वाफ्टिंग करने आप लोग जाते हैं, हाँ जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, छिप्रिका यानी रैपिड्स बोलते हैं। और यूथ के साथ एक बड़ी और प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बताया होमवर्क किया तो भाई कौन सा जो है वो प्राण जाए पर वचन न जाए का तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, हाँ सर, रेगुलर शेड्यूल फॉलो हो रहा है, हाँ सर, किस चीज का, ये तो सर ने पूछा ही नहीं ठीक है, टाइम से पिक्चर देखता हूं, टाइम से सोता हूं, सर ने पूछा होता कि हाँ भाई आंसर राइटिंग का शेड्यूल फॉलो हो रहा तो मैं बोलता भी। तो क्या होता है, यूथ में हमारी बात से पलटने की बड़ी खास बात होती है। और तूने उसको बोला, तूने गाली दी, कहां मैंने गाली दी, तुरंत, मैं तो वहां था ही नहीं। मम्मी ने आके पूछा ये 6 लड्डू रखे थे कहां गए 2, यहां लगा हुआ है कोने में, भैया ने खाए होंगे, हमने कहां खाया, ठीक है लगा हुआ है। मम्मी कहे अच्छा झूठ बोला है, तुरंत क्या होता है, मार खाने के डर से पलट जाते। मान लो घर का शीशा वीशा टूट गया, तुमने तोड़ा, मैंने कहा तोड़ा, मैं तो पढ़ रहा था उस समय, और खुद ही तोड़ के बैठ रख के एकदम ऐसे कई बार आप लोगों ने किया होगा। तो यूथ क्या होता है, यू टर्न लेता है। याद रखना इस कहानी को, ये हंसते हंसते लग जाए रास्ते, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़ना कि जो हिमालयी नदियां होती हैं वो यू टर्न ले लेती हैं, और इसी से पता चलता है हिमालय का पर्वत कैसा है, नया है, ठीक है। यूथ के साथ इसको जोड़ के देखना, तो वो यू टर्न ले लेती हैं, राइट, यू टर्न जैसे आप ले लेते हैं, हाँ कल तुम थे, नहीं सर मैं तो था ही नहीं वहां पे, बस ऐसे यू टर्न। इसी को हम लोग आगे बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। जूड़े में पिन लगाई जाती है, देखा ना जूड़ा जो लोग पिन, इसी को सिंटेक्सियल बेंड या जूड़ा पिन बोलते हैं। ये बहुत कई बार ये क्वेश्चन आया, कई बार ये क्वेश्चन आया। जैसे जब ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में सांगपो प्रवेश करती है, सिंटेक्सियल बेंड लेती है। तो हिमालय के साथ जो नदियां बहती हैं उनके साथ खास बात क्या है, वो तेज बहती हैं, गॉर्ज काटती हैं, वी शेप वैली काटती हैं, वो रैपिड्स बनाती हैं, छिप्रिकाएं, और वो यू आकार की घाटी में बहती हैं। यू यानी तुरंत क्या होगा, दिशा बदल जाएगी। तुम देखो सांगपो किधर जाती है, पूरब, और नामचा बरवा पहुंचते पहुंचते भारत में घुस जाती है पश्चिम, एकदम टन से लेती है हवा, ठीक है। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए नदी के, ये हालत होती है। इधर खड़े कहां जा रही, पूरब, अच्छा इधर कहा, इधर कहा, ठीक है, पश्चिम में चली गई। तो हिमालयी नदियों की बड़ी खास बात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब तुम्हें पता है, तुमने 2016 प्रीलिम्स का क्वेश्चन कर लिया, जाके देखो। तो मैं यहां ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये जानना बड़ा जरूरी है। हमारे मैप में सबसे ऊपर कौन सी नदी दिख रही है, झेलम। तो 1947 के बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो इसका ज्यादातर पानी पाकिस्तान क्लेम करता है। झेलम और चेनाब, ये जो 2 नदियां हैं, ये दुनिया की सबसे ज्यादा हाइड्रो पोटेंशियल रिवर्स मानी जाती हैं। भारत इस पर डैम नहीं बना सकता। हाइड्रो पोटेंशियल यानी कि इतनी तेज बहती हैं
कि प्रति क्यूसेक जो बिजली पैदा करने की क्षमता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो इन दोनों नदियों में बहुत ज्यादा है। और मजेदार बात है कि भारत के पास डैम बनाने की क्षमता है तो डैम बना नहीं सकता, क्योंकि ट्रीटी के अंतर्गत 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पास आटा खरीदने का पैसा नहीं है वो डैम कहां से बनाएगा? वो तो डैम का सरिया बेच के जो ले है आटा, उसकी तो ये हालत है। तो झेलम और चेनाब दुनिया की सबसे ज्यादा, वर्ल्ड्स मोस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी रिवर्स है, जल विद्युत उत्पादित करने की क्षमता वाली नदियां हैं। अच्छा, मैं तुम्हें ये पढ़ा क्यों रहा हूं, ये भी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। तुम ये जानते हो ना कि यूपीएससी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट, साइंस, ये सब पढ़ के सिलेक्शन होता है? या किसी को कोई डाउट है कि एक आध सब्जेक्ट में ही नैया पार है? तो आपको पता होगा ना, ये सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आपको पावर ऑफ मैप दिखा रहा हूं कि अगर मैप को सही तरीके से देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट को हम एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। यही पावर तुम्हें समझाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, नहीं तो हड़प्पा वड़प्पा अब तक लिखा के कब तक खत्म कर दिया होता। तो आप ये समझिए, अगर ये पावर आपके पास आ गई, अब आप देखिए आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं, कितने तरीके से करते जा रहे हैं। हम हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, हम पहले ये जान रहे हैं कि इंडस वैली में, इंडस सरस्वती में यही लोग क्यों बसे। तो नदियां जब अपने साथ तेजी से बहती तो अपने साथ क्या होता है? नीचे जाकर फर्टाइल प्लेन बिछाती हैं, पानी का स्रोत होती हैं वो, और फ्रेश वाटर होता है इनके पास। और वर्तमान समय में इन दोनों नदियों के पास जबरदस्त क्षमता है। तुम्हें पता है कश्मीर में जो आतंकवाद है उसके पीछे भी इन्हीं नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। बताता हूं कैसे। कश्मीर जो है वो हिमालयन रीजन है। हिमालय में कल मैंने बताया था क्या होगा, वहां एक खास तरह की वनस्पतियां पाई जाती है, इसको हम लोग मॉन्टेन फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या है? पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इसमें कनीफेरस होता है, इसमें विलोवुड, विलोवुड, राइट, WILLOW, विलोवुड पाया जाता है। बड़ा खास होता है, बड़ी मुलायम लकड़ी होती है, बड़ी मजबूत होती है, सड़ती नहीं है। ये दुनिया भर में जो खेल उद्योग है, जो बैट, हॉकी, ये जो बनाया जाता है वो किस लकड़ी से बनता है? विलोवुड से बनता है। क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये किससे बनता है? विलोवुड से। कश्मीर के पहाड़ों में बहुतायत पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। कभी देखा करो जो वहां की वीडियोस मिलती हैं तो मैं विलोवुड पाया जाता है। बड़ी मुलायम लकड़ी होती है, बड़ी मजबूत होती है, बड़ी शानदार खूबसूरत दिखती है। वहां तो सारे मकान भी इसी से बनते हैं, येलोइश व्हाइटिश कलर में होती है, बहुत शानदार लकड़ी होती है। तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है बहुत ज्यादा है, और प्रकृति ने भारत को दे रखा है, ठीक है। तो आतंकवाद का सहारा लिया जाता है ताकि अंदर लोग ना जा सकें, और अंदर जंगलों को काटकर ये नदी बहकर कहां जाती है? पाकिस्तान। लकड़ी के लट्ठे काट काट के इसमें नदी में डाल दिए जाते हैं। इतनी ज्यादा इसकी फ्लोइंग कैपेसिटी है कि उठा के पाकिस्तान लेके चली जाती है। सब समझे? तस्करी। और इधर क्या हुआ दिखाया जा रहा है कि भाई अंदर लोग नहीं आ सकते, अंदर जंगल काटे जा रहे हैं, खटाखट जंगल काटे जा रहे हैं, और ये अरबों रुपए का व्यापार है, अरबों रुपए का व्यापार है। और कहीं ट्रक व्रक से भी नहीं निकलना है, ये सड़ती नहीं लकड़ी, हल्की होती है बहुत, तैरती रहती है। लट्ठे काटे जाते हैं, नदी के अंदर डाला, नदी ट्रांसपोर्ट करके लेके। क्यों? क्योंकि ये क्या होती हैं? ये हिमालयन रिवर्स हैं, बहुत तेज फ्लो करती हैं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा तेज बहने वाली नदियों में से एक है। आपने लकड़ी के लट्ठे डाले, और लट्ठे के लट्ठे डाले, वो बहते हुए पाकिस्तान वहां कलेक्ट कर लिया, और ये बहुत बड़ा व्यापार है, और वहां से पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स मार्केट में निकल गई। पाकिस्तान का लकड़ी उद्योग ही इसी पे टिका हुआ है, विलोवुड में। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं, ये जो आतंकवाद का खेल हम देख रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत इन लोगों ने नदियों के पावर को बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल किया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, फिर इसको और समझते हैं। तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा हमें मिलता है, ठीक है। लिखो, बनाते जाओ इसको। फर्स्ट स्टेज को हम लोग नियोलिथिक स्टेज कहते हैं, नियोलिथिक स्टेज, प्रथम चरण को। इसको प्री हड़प्पा यानी पूर्व हड़प्पा युग भी कहा जाता है। नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल।
चलो मुझे बताओ, नियो का मतलब होता है नव, लिथ रॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पाषाण। तो लिथ किसके लिए यूज होगा? पाषाण, पत्थर के लिए। तो नव पाषाण काल हो गया ये हमारा, ठीक है। तो 5500 से 3500 बीसी तक के बीच का ये समय रहा हमारा, बिफोर क्राइस्ट। अब देखो यहीं से पता चल जाता है कि सारा इतिहास अंग्रेजों का है। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह से पहले, यानी ईसा मसीह से ही सारा इतिहास है, उससे पहले और उससे बाद में। विक्रम संपत तो हम नहीं बात कर रहे हैं, न शक संवत की बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बीसी और एडी के बारे में, ठीक है। यानी बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, ये पूरा इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजों का दिया हुआ है। चलिए, तो इस समय क्या चेंजेस आए थे? लिखो, इंडस प्लेन का निर्माण हुआ, तो नदियां क्या लाके बिछाती हैं? जलोढ़। तो इंडस प्लेन मेहरगढ़ तक फैला हुआ था। लिखो, सिंधु घाटी का जो मैदान था मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ अभी मैप पे देखा, ये इसका विस्तार था। इस चरण में इस सभ्यता के लोग क्या करते थे? लिमिटेड एग्रीकल्चर, यानी सीमित कृषि करते थे, ज्यादा उनको नॉलेज नहीं थी, सीमित कृषि। और क्या करते थे? क्या बोते थे? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वीट, गेहूं, कॉटन, कपास। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी पशुओं को पालना सीख गए थे। पॉटरी का निर्माण, यानी मृद भांडों का, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता था। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल प्रमुखता से होता था। तो ये प्री हड़प्पन पीरियड भी माना जाता है, नियोलिथिक स्टेज के रूप में इसको जाना जाता है। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए, एक बार देखते हैं। क्रायोस्फीयर क्या होता है? फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर, क्रायोस्फीयर उसको कहा जाता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रायोस्फीयर कौन सा है? हिमालयन क्रायोस्फीयर उसको कहा जाता है। हिमालय कैसा है? फोल्डेड यंग माउंटेन है, ठीक है। यहां से जो नदियां निकलती हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं? रिवर्स के फीचर क्या होते हैं? वी शेप वैली, रैपिड्स और यू टर्न, ठीक है। यू टर्न ले लेना, ठीक है। हिमालय एक अच्छा वाटर डिवाइडर नहीं है, क्यों? जो एंटीसेंड्स रिवर यानी पूर्ववर्ती नदियां थी उन्होंने हटने से मना कर दिया, ठीक है। और क्या किया? हिमालय को चल छोटे करके रास्ता काट के चली गई, ठीक है। तो रास्ता काटते हुए चली गई, इसीलिए वो क्या है? कौन सी रिवर्स? एंटीसेंड्स रिवर। इसको पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं, यानी हिमालय के पैदा होने से पहले, ठीक है। तो आंटी लोग हैं ये उनकी। तो ये एक हमारा सेगमेंट हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा कि चेनाब और झेलम की हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर बहुत ज्यादा होती है, पर क्यूसेक वो बहुत ज्यादा बिजली पैदा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि भारत उस पर डैम नहीं बना सकता, या जब भी बनाने की कोशिश करता है ये भागकर वर्ल्ड बैंक चला जाता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान बना नहीं सकता, हमें बनाने नहीं देता। तो इसको क्या इस्तेमाल करता है? वो पायरेसी के लिए इस्तेमाल करता है, तस्करी के लिए, चोरी के लिए इस्तेमाल करता है। और आतंकवाद उसका एक छद्म रूप है, इसके पीछे उसका अरबों का कारोबार चलता है, ठीक है। जो आतंकवादी समूह हैं या तमाम इस तरह के समूह हैं, उनको फंडिंग वहीं से आती है, विलो वुड से, जो टीक वुड है, बहुत बेशकीमती लकड़ी मानी जाती है ये। तो ये हमें वहां से देखने को मिलती है। और पंजाब का मतलब समझ में आया? 5 नदियों का क्षेत्र जो बहुत फर्टाइल है, इसी वजह से वहां एग्रीकल्चर तब भी बहुत प्रॉस्परस थी। और आगे हमारा टर्निंग पॉइंट, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टर्निंग पॉइंट था। तो हमने क्या देखा कि हमने ईस्टर्न बाउंड्री सिंधु जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या है? आलमगीरपुर, ईस्टर्न बाउंड्री, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता रही, आपको समझ में आ गया। अब हम इसके स्टेजेस को जानते रहेंगे। फर्स्ट स्टेज में अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है, यानी नव पाषाण युग। इस समय क्या क्या हुआ था? एग्रीकल्चर बहुत लिमिटेड था। क्या बोया? गेहूं, कॉटन, शाबाश,
और हमने किस चीज का इस्तेमाल शुरू किया? पॉटरी का इस्तेमाल शुरू किया। क्लियर है? ये चीजें एकदम हमें पता होनी चाहिए किस रूप में हमारे सामने चल रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मॉडर्न इंडिया भी जरूरी है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू।